हेलो एंड वेलकम टू द मनी सेंट्रल। मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इस खास शो के साथ। ये एक ऐसा शो है जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी कि आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात की जाती है। इन तमाम मुद्दों को आसान भाषा में डिटेल में समझाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। आज भी हमारी कोशिश रहेगी कुछ ऐसी बड़ी और अहम खबरों को आपके सामने रखने की और उन्हें डिकोड करने की जो आप पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और इन मुद्दों पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए तो मनी सेंट्रल की आज की शुरुआत होगी यूपीएस और एनपीएस से जुड़ी खबर से, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ये आखिरी मौका है और 30 सितंबर के बाद आप शायद स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में मिनी इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते कंपटीशन और आखिर कंपनियों को सस्ती ईवी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की, क्या एक बार फिर आरबीआई ब्याज दरें घटा सकता है या नहीं। और आखिर में जाते जाते वोडाफोन आइडिया मामले में एक नई पिटीशन दाखिल की गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। तो अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके पास एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ये आखिरी मौका है और 30 सितंबर के बाद आप शायद स्विच नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नई पेंशन स्कीम शुरू की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। ये स्कीम उन सभी केंद्र कर्मचारियों के लिए लागू है जो इस तारीख तक एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल थे। सरकार ने इन कर्मचारियों को ये ऑप्शन दिया है कि वो चाहें तो एनपीएस में बने रहें या फिर यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन तय की गई है। वहीं जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे ज़्यादा सर्विस की है उन्हें उनकी आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। यूपीएस में सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करती है और कर्मचारी 10% इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें ग्रेच्युटी, पार्शियल विड्रॉल की सुविधा और टैक्स फ्री विड्रॉल जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस ऑप्शन को चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अगर इस तारीख तक आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो माना जाएगा कि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं। तो प्रवीण सर, आपसे मेरा जो पहला सवाल रहेगा ये हालांकि कई बार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन इस पर हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि 30 सितंबर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की लास्ट डेट है, तो पहला सवाल तो ये रहेगा कि अगर कोई 30 सितंबर तक स्विच नहीं कर पाता, ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाता, तो आगे के लिए उसका क्या रास्ता रहेगा? क्या कोई उसके पास ऑप्शन होगा कि वो दोबारा स्विच कर सके या सरकार इस मामले में कोई नया कदम उठाए? नहीं, देखिए 30 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है यूपीएस में को चूज़ करने की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, और सरकार इसको एक बार डेडलाइन को बढ़ा चुकी है 3 महीने के लिए। पहले 30 जून तक का ऑप्शन था, अप्रैल से लेकर 30 जून तक था। लेकिन इस पूरे पीरियड में जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, उसने सरकार को मजबूर किया कि वो इस ऑप्शन को, इस डेडलाइन को 3 महीने और आगे बढ़ाए और 30 सितंबर तक लेकर जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग ऑप्ट नहीं करेंगे उनके पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए, ऑप्शन तो एक बहुत बड़ा ये है कि हो सकता है सरकार फिर 1-2 महीने इसको बढ़ा दे, हो सकता है ईयर एंड तक के लिए इसको बढ़ा दिया जाए स्कीम को। लेकिन ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करेगी कि सरकार को इस स्कीम में रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। और मैं आपको बताऊं सिमरनजीत, पिछले कुछ दिनों में सरकार ने लगातार बहुत तगड़ा पुश किया है इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया से लेके बाकी तमाम प्लेटफॉर्म पर, अखबारों में ऐड के जरिए या दूसरे, और उसमें इसके पूरे फायदे बताए गए हैं कि अगर आप इसको चूज करते हैं तो किस तरह। सरकार के लिए दरअसल ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, सवाल बन गया, क्योंकि पिछले साल जब इसको लॉन्च किया गया था, ऐलान किया गया था, तब बहुत फैनफेयर से करा गया था और माना यह गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम से भी ज़्यादा तगड़ी या उसके बराबर की तगड़ी स्कीम ये है, और एक बार जब ये आएगी तो बड़े पैमाने पर या एक झटके में पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी इसको चुनेंगे और इसकी तर्ज पे फिर बाकी राज्यों में भी, राज्यों की सरकारें भी इस तरह की यूपीएस को अडॉप्ट करेंगी।
अब हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि 31-32 हजार कर्मचारियों ने ही, 27 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से 30-31 हजार कर्मचारियों ने ही इसको ऑप्ट किया। सरकार को मजबूरी में इसमें कई तरह के ट्वीक करने पड़े, और ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन सरकार को ये देना पड़ा कि आप जब चाहें यूपीएस में, अगर आपने एनपीएस से यूपीएस में आ गए तो आप जब चाहें यूपीएस से एनपीएस में दोबारा शिफ्ट हो सकते हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी कर सकते हैं। इतना बड़ा मैं कहूँगा कि स्टेप उठाने के बाद अब 30 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कितने लोगों ने इसमें अपनी पार्टिसिपेट किया या कितने लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। अगर नंबर कम रहे तो सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल विशाल सिमरनजीत खड़ी होने वाली है। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, हालांकि ये जब से इसकी शुरुआत हुई तब से कई बार ये इसकी चर्चा भी हो चुकी है और आपने भी कई बार इसका जिक्र किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये जैसे कि हमने जिक्र किया था कि स्विच करने का भी ये जो डेडलाइन है वो नज़दीक आ गई है, एक ही दिन का हम कह लें कि समय बचा है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनपीएस और यूपीएस में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या है सर, इसके बारे में आपसे एक बार जानना नहीं, देखिए इसमें हुआ दरअसल ये कि 2004 में जब पुरानी पेंशन को ख़त्म किया गया तब एनपीएस लेकर आए गए, और उसमें कई तरह की कैटेगरीज थी जिनमें आप जिनको आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। इस यूपीएस को लाने के जरिए सरकार ने ये कोशिश की कि वो पुरानी पेंशन जैसी पक्की पेंशन की जहां बात आती थी कि साहब आपको इतनी पेंशन मिलनी तय है, वो सरकार ने यहाँ देने की कोशिश की। लेकिन कर्मचारियों को दरअसल ये चीज़ पूरी कहानी समझ में आई नहीं जब उन्होंने इसके कैलकुलेशन की और बाकी चीज़ें की, और लगातार मांग इस बात की रही कि साहब आप पुरानी पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लेकर आइए, हम उसमें ही जाएंगे। तो ये जो है सरकार के लिए थोड़ी सी एक पेचीदा सिचुएशन पैदा हो गई, जहां सरकार की उम्मीद कुछ और थी और उसके बिल्कुल उलट चीज़ें होती हुई दिखाई दी। ठीक है सर, क्योंकि स्विचिंग की यहाँ पर हम बात करें दोनों ऑप्शंस के बीच में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्विच करने का जो प्रोसेस है वो इतना आसान है? क्या सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन इसके लिए सारा कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं, ये सारा ऑनलाइन, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सरकार ने बिल्कुल आसान व्यवस्था बनाई है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो रिवर्स माइग्रेशन का भी प्रक्रिया सरकार ने आसान बनाई, और एक तरह से कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है सरकार ने कि आप देखिए अभी आ जाइए, अगर आपको लगता है कभी भी आप रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक आप स्विच कर सकते हैं, इसमें वापस आ सकते हैं एनपीएस में। तो सरकार भी दरअसल पूरी तरह से कन्विंस्ड इस स्कीम को लेके अब लग नहीं रही। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब इस स्कीम की डेडलाइन का बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। सरकार ये भी एक तरह से तय कर चुकी है कि अब जितने लोग आ जाएंगे, उसके बाद का देखा जाएगा। लेकिन अगर नंबर कम रहा तो एक सरकार के फिर फैसले पे सवाल उठेगा कि क्या यूपीएस को रखना वायबल ऑप्शन है। अगर मान लीजिए बहुत कम नंबर रहता है, 40-50 हज़ार का अगर नंबर होता है, तो सरकार के सामने सवाल ये होगा कि एनपीएस भी है, यूपीएस भी है, इतनी स्कीमों को रखने का कितना औचित्य बनता है। ठीक है, चलिए सर, अब ये देखना होगा, कल 30 सितंबर है, डेडलाइन है, अब देखना होगा कि कितने कर्मचारी इसको ऑप्ट करते हैं और कितने नहीं करते हैं, और उसके बाद सरकार का क्या रुख रहता है ये आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। अब हम अपनी अगली खबर का रुख करते हैं जो कि सस्ती ईवी से जुड़ी हुई है। दरअसल अब तक आपने कार कंपनीज के बीच पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को लेकर कंपटीशन देखा है, फिर ईवी आई तो ईवी में बढ़ता कंपटीशन देखा, और अब कार कंपनीज में मिनी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कंपटीशन बढ़ने वाला है, और उसका फ़ायदा आम ग्राहकों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे, ये भी आपको आगे बताते हैं। दरअसल इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए हुंडई और महिंद्रा सबसे पहले कदम रख रहे हैं। हुंडई ने भारत के लिए खासतौर पर छोटी ई एसयूवी बना रही है जो कि 2027 में लॉन्च की जाएगी। इसी के अलावा जो महिंद्रा है वो भी नए प्लेटफॉर्म NU.IQ इस पर अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और नए खिलाड़ी जो हैं JSW ग्रुप और विनफास्ट भी 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। टाटा की टियागो ईवी पहले से इस कैटेगरी में आती है। JSW का MG कोमेट जो है वो 7.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। अब विनफास्ट अपने VF3 मिनी एसयूवी को 10 लाख रुपए के नीचे लाने की तैयारी में है। लेकिन भारत में अब भी जो ईवी मार्केट है वो काफ़ी छोटा है। सिर्फ अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास ही इलेक्ट्रिक कारें इस वक्त भारतीय बाजार में मौजूद हैं। इसके पीछे वजह
वही ज़्यादा कीमत और चार्जिंग नेटवर्क की कमी। लेकिन जैसे जैसे सस्ती ईवी और चार्जिंग सुविधा बढ़ेगी, मार्केट तेजी से बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक कारों की स्पेशली हम कीमत देखें तो कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आम ग्राहक अगर हम देखें तो उसकी पहुंच से थोड़ी सी वो बाहर हो जाती है। तो क्या अब इसी मौके को, इसी मुद्दे को जो कार कंपनीज हैं वो भुनाने की कोशिश कर रही हैं, वो बजट के अंदर ईवी ला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा सके, उन पर अपनी पकड़ बनाई जा सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने जब GST 2.0 को लाने का ऐलान किया 15 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बात का जिक्र किया कि GST में सरकार एक बड़ा रिफॉर्म करने वाली है, और उसके बाद जब टैक्स स्लैब्स को घटा के 18% पे जब कारों को ला दिया गया, कारों को, उसने फिर एक खलबली दरअसल पैदा की ईवी कंपनियों के भीतर जी। अब अभी तक क्या था कि चूंकि ईवी पे 5% GST लगता है, तो ईवी और दूसरे इंसेंटिव भी मिलते हैं। ईवी और जो पेट्रोल डीजल व्हीकल थे, इनके बीच में एक डिस्पैरिटी थी। उसके बाद सरकार ने एकदम से सब्सटेंशियल ड्रॉप कर दिया GST रेट्स को पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए। अब चक्कर क्या है कि जो बात आप बता रहे हैं कि चार्जिंग का इंफ्रा नहीं है, रेंज की इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को देखते हुए फिर से एक बार IC व्हीकल, जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, वो लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं जी। मारुति को इसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ मारुति की बिकने की, जो एक मारुति की जो मार्केट लीडरशिप है, 50% जो हिस्सेदारी मार्केट की चाहती है मारुति, जो उसकी छिन गई, उसके लिए भी मारुति को फ़ायदा अब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। और एक बड़ी चीज़ और भी, अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही BEE ने, जो ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है, उसने जो कैफे नॉर्म्स है उसमें एक बहुत बड़ी ढिलाई दी जी। जिसका सबसे ज़्यादा फायदा मारुति को होने वाला है। मारुति इस बात की डिमांड कर रही थी। तो अब जो है पेट्रोल डीजल गाड़ियां एक बार फिर से आगे आ गई, फ्रंट रनर हो गई, और ईवी गाड़ियां फिर से पिछड़ती दिखाई दी। इस पूरी कहानी ने अब जो जितनी भी ईवी के सेगमेंट पे मौजूद कंपनियां, उनको ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि अब अगर अपनी गाड़ियों को बेचना है या इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो छोटी और सस्ती गाड़ियां लेकर आना पड़ेगा। अभी पेट्रोल डीजल गाड़ियां और ईवी गाड़ियों के बीच में बड़ा गैप है जी। और अगर आप देखें, जैसे नेक्सन ईवी भी है और नेक्सन की पेट्रोल डीजल की गाड़ी भी है, टियागो ईवी भी है, टियागो की पेट्रोल की कार भी है, या हुंडई की क्रेटा पेट्रोल में डीजल में भी है और इसका ईवी वर्जन भी है। इन गाड़ियों के बीच के प्राइस गैप, जब से ये आपका आया है GST 2.0, तब से इनकी गाड़ियों के बीच का गैप और बढ़ गया है जी। तो इस वजह से अब जो छोटी और अफोर्डेबल ईवी गाड़ियां हैं, इनके लिए कंपनियों ने अब अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया है। और उसी सिलसिले में जो हुंडई लेकर आने वाली है अपनी FY27 में लेकर आएगी जो गाड़ी, वो उसकी कड़ी की शुरुआत है। JSW बिल्कुल नया एक अपना JSW मोटर्स पूरा स्टैंड अलोन एक अपनी कंपनी खोल रही है, जिसमें फोकस उनका ईवी पे रहेगा और छोटी गाड़ियां भी उसका पार्ट हो सकती हैं। तो ये अब कहानी एक दूसरी जंग की तरफ बढ़ रही, जहां ईवी वर्सेस पेट्रोल डीजल गाड़ियों की सीधी जंग होगी, जहां प्राइस ड्रॉप होंगे, अफोर्डेबल ईवी आएंगी। ठीक है सर, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो GST रिफॉर्म हुए हैं, नए स्लैब्स आए हैं, अभी आपने जिक्र भी किया कि जो छोटी गाड़ियां हैं, हैचबैक की अगर बात करें या मिड रेंज गाड़ियों की बात करें, तो GST जो 28% से 18% कर दिया, लोगों को खूब फायदा हुआ। और इसका असर सेल्स में देखने को मिला। अगर हम नवरात्रे के पहले दिन की ही सेल्स देखें, जिस दिन से GST रिफॉर्म भी लागू हुआ, तो चाहे मारुति हो, हुंडई हो, रिकॉर्ड सेल इन्होंने पहले दिन की। ये छोटी कारों का इसमें नंबर जो है वो ज़्यादा इसमें रिपोर्ट किया गया। तो अब जो EVs आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो क्या इन्हीं सेल्स को देखकर, इन्हीं नंबर को देखकर अब इन कंपनियों के, हम कहें कि दिमाग की बत्ती जगी है कि भाई हाँ, हमें छोटी गाड़ी लानी चाहिए ईवी में भी, स्पेशली क्योंकि प्राइस रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है ईवी के? बिल्कुल नहीं। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब नवरात्र की शुरुआत हुई, GST 2.0 लागू हुआ, तब एक तरफ आपका फेस्टिव सीजन क्या उत्साह दिखाई दिया कारों के, और इसमें जो पेट्रोल डीजल वाली, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो बिजली वाली गाड़ियां क्या नया ऑफर कर रही थी, उन पे क्या नए ऑफर्स आ रहे थे, वहां पे चीजें जाके एक सवाल खड़ा हो रहा था कि भाई मैं पेट्रोल की गाड़ी लेने जाऊंगा, वहां मुझे 50,000 रुपए की छूट मिल रही है, ईवी लेने जा रहा हूं कोई छूट नहीं है।
दाम भी पेट्रोल डीजल की गाड़ी से लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ज्यादा है। बिल्कुल। तो उसने कस्टमर्स को डिस्करेज किया ईवी खरीदने से। जो लोग शायद सोच रहे होंगे कि ईवी खरीदेंगे वो भी वहां से पीछे हटे और उन्होंने अपनी हैचबैक कोई दूसरी गाड़ी या थोड़ा बजट बढ़ा के एक ठीक ठाक सी एसयूवी खरीदने को तरजीह दी। तो ये यहाँ पे अब जो गेम है ना वो पूरा का पूरा फिर से पेट्रोल डीजल गाड़ियों के फेवर में चला गया जब से जीएसटी की कटौती हुई है, और वो भी तगड़ी कटौती हुई है। 50-52% से कट के प्राइस और इधर आ गए आपके 18% पे। बिल्कुल। तो लोगों की अब जो प्रेफरेंस है दरअसल वो अभी भी प्राइमरी प्रेफरेंस लोगों की अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, खासतौर पे पेट्रोल व्हीकल है या सीएनजी गाड़ियां हैं। ईवी को वो ये देखता है कि मजबूरी में अगर मुझे लेनी पड़ेगी तो फिर मैं ईवी लूंगा। और जो समस्याएं हैं उसकी ईवी नहीं है। जो समस्याएं हैं वो जस की तस है कि अगर आप 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए निकल जाइए, यहाँ से मान लीजिए नोएडा से आगरा चले जाइए या थोड़ा आगे, तो आप आखिर बीच में कहाँ गाड़ी को चार्ज करेंगे अपनी। बिल्कुल। तो रेंज की एक जो टेंशन है आपके दिमाग में वो लगातार लोगों को डिस्करेज कर रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब ये कंपनियां ईवी को लेकर जितना सीरियस हो रही हैं, खासकर अब जो ये खबर आई है कि छोटी और 10 लाख रुपए से कम की ईवीज लेकर आएंगी, और दूसरा जिस तरीके से सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी गाड़ियों की सेल्स जो है वो बढ़ जाए, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि सर कि ईवी गाड़ियों का ही दौर होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, अफोर्डेबिलिटी, भारत एक अफोर्डेबल उसको तलाशने वाला बाजार है। 2 प्रोडक्ट रखिए, अफोर्डेबिलिटी को तलाशता है भारत का मार्केट। तो उसमें जब तक आप प्राइसेस को नीचे नहीं लेके आएंगे तब तक इस मार्केट में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। जी, चलिए, तो सर ये तो हमारी बात होगी ईवी कारों पर, स्पेशली जो सस्ती ईवी कार्स कंपनियां लाने की प्लानिंग कर रही हैं। अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अब अगली जो खबर है वो जुड़ी है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से। दरअसल आरबीआई की एमपीसी जो मीटिंग है वो चल रही है 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक ये मीटिंग चलने वाली है, और 1 अक्टूबर को ये फैसला आ जाएगा कि क्या आरबीआई रेपो रेट में और कटौती करने वाली है या नहीं, या क्या फैसला लिया गया है, पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि इस साल अब तक आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है और लोगों को राहत दी है। तो प्रवीण सर, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि कंजम्पशन बूस्ट किया जाए, लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, अब बजट में भी टैक्स में लोगों को राहत दी, उसके बाद आरबीआई के मोर्चे पर अगर हम देखें तो रेपो रेट में राहत दी गई, लोन सस्ते किए गए, उसके बाद अब जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ, तो ये जो प्रयास हैं लगातार, इससे क्या वाकई कंजम्पशन को लॉन्ग टर्म बूस्ट यहाँ पर मिलने वाला है, या फिर आने वाले 2-4 महीने तक ये असर देखने को मिलेगा? नहीं, कंजम्पशन का बूस्ट तो हमको फेस्टिव सीजन में ही दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोगों ने आगे बढ़ के खरीदारी करने की शुरुआत की जीएसटी कट के बाद। लेकिन बड़ा सवाल सिमरनजीत इस बात का है कि 1 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आने वाला है, बैठक होने वाली है। क्या इस बैठक में रिजर्व बैंक कोई बड़ा सरप्राइज आम लोगों को देने वाला है, जिस तरह का एक अचानक से सरप्राइज केंद्र सरकार ने लोगों को जीएसटी कटौती के तौर पे दिया, जिस बात की किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, वो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कही। ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी रेट कट करने के लिए कोई ज़रूरत आरबीआई के पास है नहीं, इस तरह के की परिस्थितियां नहीं जिसमें आरबीआई को रेट कट करने की मजबूरी हो। इन्फ्लेशन आपका अंडर कंट्रोल है, आपका ग्रोथ आपको पहली तिमाही में 7.8% की मिली है, और उसके साथ ही आज ही 2 बड़ी ऐसी रिपोर्ट आई हैं जो ये बताती कि ग्रोथ की जो फिक्र है वो सरकार के और या आरबीआई के दिमाग पे है नहीं इस वक्त। एक आपकी ईवाई की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि FY26 में यानी मौजूदा फिस्कल ईयर में भारत की ग्रोथ 6.7% रह सकती है। पिछला उनका अनुमान था इसी फिस्कल ईयर के लिए 6.5% का। तो ग्रोथ को लेके अब जो अनुमान है, आउटलुक है, वो बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह से मूडीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने रेटिंग को भारत की को स्टेबल रखा है। तो जो ग्लोबल एजेंसियां हैं वो भी ये मान के चल रही हैं कि भारत के जो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं या जो रेजिलियंस है वो बहुत मजबूत, भारत रेजिलियंस दिखा रहा है इकोनॉमी के टर्म में, अच्छी ग्रोथ रह सकती है। तो आरबीआई के पास दरअसल अभी इस बात की ज़रूरत है नहीं कि वो
रेट कट का कोई फैसला ले। लेकिन सिटी, बार्कलेस, एसबीआई जैसे तमाम जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं या बैंक हैं, उनका ये कहना है कि आरबीआई एक सरप्राइज दे सकता है और एक 25 बीपीएस की कटौती दे सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि जो आम लोग हैं, जो लोन लेने जा रहे हैं, जो घर खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा फायदा फिर होगा। बैंक फिर ब्याज कम करेंगे और आपको जो लोन है वो सस्ते दर पे मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 2025 है वो आम लोगों के लिए राहत भरा रह सकता है, क्योंकि सरकार हर कदम पर आम लोगों को राहत देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन सर, एक सवाल जो हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर आरबीआई किन चीज़ों को देखकर रेपो रेट कम करता है? वो क्या, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये भी आपसे सर जानना चाहेंगे एक बार। नहीं, आरबीआई देखिए 2-4 बहुत बेसिक चीज़ देखता है और सबसे प्रमुख उसमें 2 चीज़ें आप मान लीजिए। पहला हो गया इन्फ्लेशन, दूसरा हो गया ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आरबीआई अपने हाथ रोक के चलता है, ग्रोथ के लिए फिर आरबीआई रुकता है। और अगर इन्फ्लेशन कम है या ग्रोथ अगर गिर रही है और इन्फ्लेशन मान लीजिए बना भी हुआ है, तो आरबीआई फिर ये देखता है कि क्या ग्रोथ को बढ़ाना जरूरी है। इन हालात में फिर फैसले लिए जाते हैं कि आपको, या सिस्टम में लिक्विडिटी कम है या ज़्यादा है, ब्याज दरें बहुत ऊंची, तो ये तमाम फैक्टर होते हैं। देश की आर्थिक स्थिति को देख के आरबीआई इस बात के फैसले लेता है। लेकिन अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है वो एक तरह से ऐसी मुफीद स्थिति है जहां आरबीआई के लिए इस बात की कोई मजबूरी नहीं है कि वो रेट कट करे। लेकिन आगे क्या जो यूएस के टैरिफ का मसला है, क्या वो भारी पड़ सकता है? हो सकता है इसको देख के आरबीआई एक सरप्राइज भी दे दे प्रीएम्प्ट करते हुए। ओके, तो चलिए सर, अब देखना ये होगा कि आरबीआई 1 अक्टूबर को क्या फैसला लेता है। क्या रेपो रेट में कमी की जाती है या फिर दरों को स्थिर रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो हमारी है वो जुड़ी है वोडाफोन आइडिया से। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और वोडाफोन आइडिया ने एक पेटिशन में ये कहा है कि उसके ऊपर जो ब्याज है और पेनल्टी है, उसका जो बोझ है उसे कम किया जाए, सरकार उसमें राहत दे। हालांकि कुछ दिन पहले भी इससे जुड़े मामले पर सुनवाई हुई थी, पिछले शुक्रवार ही, लेकिन वो जो सुनवाई है उसको टाल दिया गया अक्टूबर के लिए। तो सर, एक बार फिर से जो वोडाफोन आइडिया ने दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उसे सरकार की तरफ से राहत दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला दे कि कंपनी को दोबारा से कह दें कि जीवन दान मिल जाए। तो आप इस तरीके पूरे मैटर को कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया पहुंची थी, वो मसला एजीआर की एक जो नई डिमांड केंद्र सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से आई थी, उसको लेकर थी, जो लगभग 9-9.5 हज़ार करोड़ रुपए की एक डिमांड थी, जिसमें 2017-18 के दौरान के एजीआर ड्यूज को लेकर आया गया था, उसकी डिमांड करी गई थी। इस मामले में वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची और एक बार जो सुनवाई डेफर हुई, 26 तारीख को, इसी 26 सितंबर को सुनवाई थी, तो अब वो बात होगी जाके 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी है, जहां केंद्र सरकार ने वक्त ये मांगा था कि साहब हमको पूरे एस्पेक्ट्स को देखने दीजिए। और चूंकि इस मामले में केंद्र सरकार खुद एक पार्टी है इस संदर्भ में, क्योंकि उसके पास 49% स्टेक है, दूसरा करीबन 20 करोड़ के आसपास यूजर्स वोडाफोन आइडिया के हैं। ऐसे में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार ने कहा कि हमको इस मामले में कोई ना कोई सॉल्यूशन तलाशना पड़ेगा। तो वहां से एक उम्मीद पैदा हुई थी और तब भी हमने देखा था शेयर चढ़े। अब वोडाफोन आइडिया एक नई पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां उसने ये मांग की है कि साहब जो एजीआर का बकाया पे जो आपने ब्याज और पेनल्टी और फिर पेनल्टी पे ब्याज जो जोड़ा है, इसको माफ कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक केस का हवाला दिया है। तो उस केस में 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उस पेनल्टी और ब्याज को माफ कर दिया था। अब वोडाफोन आइडिया का कहना है, ये कहीं इतिहास के उसमें से ढूंढ के वोडाफोन आइडिया उस पूरे मामले को लेके आई है। और वोडाफोन आइडिया कहना, चूंकि साहब इस मामले में ऐसा किया गया था, इसलिए इस मामले में भी हमको राहत दी जाए।
ठीक है, तो क्या सर सरकार, क्योंकि 49% स्टेक ऑलरेडी सरकार के पास है इसमें, और सरकार चाहती भी है कि कंपनी को किसी ना किसी तरीके से राहत दी जाए ताकि कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो और दोबारा से कंपनी सरवाइव कर सके। लेकिन देखिए, ये जो एजीआर का जो ब्याज का और पेनल्टी का मामला है, ये तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का मामला है। जी। अगर ये, और पिछली बार जब इसी एजीआर के पेनल्टी और ब्याज के मामले पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कंपनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपकी जो याचिका है ये इस पे केंद्र सरकार चाहे तो कोई फैसला ले सकती है, हम इस मामले में हमको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर बकाये के उस पे ब्याज वगैरह पे सरकार कोई फैसला लेती है। और तब से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार ने फैसला लिया नहीं जी। अब सुप्रीम कोर्ट से ही सीधा फैसला लेने का अनुरोध एक तरह से कंपनी ने किया है, और शायद इसी की कुछ खुशी में आज जो है वो शेयरों में आज तकरीबन 3% की शेयरों में 3% तक की तेजी देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि कंपनी जो लेकिन अगर ये राहत मिलती है, माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर ये राहत मिलती है तो आप समझिए कि 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये बहुत बड़ी राहत बिल्कुल वोडाफोन आइडिया के लिए साबित होने वाली है जी। जिस तरीके से सर हम बात कर रहे थे कि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है उसके ऊपर, कोई बैंक जो है अब नया लोन देने के लिए, नया कर्ज देने के लिए आगे नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहा। कंपनी की तरफ से खुद ये कहा गया है कि अगर सरकार मदद नहीं करती है तो ये जो वित्त वर्ष है FY26 है, उसके बाद सर्वाइव करना भी जो है कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन में आपको लगता है कि कोई ऐसा हम कहें कि कोई ऐसा नेक दिल हम कह लें कि सरकार आएगी, कोई आगे आएगा जो कंपनी को बचाएगा और कंपनी दोबारा से सर्वाइव कर पाएगी? नहीं हो सकता। देखिए, सरकार को इसमें एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला कर दे कि आपके जो एजीआर पे का जो बकाया है उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट को हम माफ कर रहे हैं, तो सरकार के लिए ये कहने का हो जाएगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तो वो दे नहीं रहे थे रियायत, लेकिन अब कोर्ट ने दे दी तो अब हम क्या करें। तो सरकार को इसमें फायदा हो जाएगा। जाहिर तौर पे 45-50 हजार करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन कंपनी को दरअसल बचाना और इतने भारी भरकम जो बकाया है कंपनी पे, वो कंपनी चुकाने की हैसियत में है नहीं, और ये बात कंपनी साफ तौर पे कह चुकी है जी। चलिए प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर इन मुद्दों पर डिटेल में जानकारी देने के लिए। आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मनी 9 के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।